अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन निस्फ दुनिया और ग्लोबल साउथ चलते हो तो चीन को चलिए किनारे पर अमल पैरा है, जहाँ तियानजिन शहर में आवेज़ा हैं बड़े बड़े बैनर्स रशियन, इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में, और वहाँ 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत को खुशामदीद कहा जा रहा है, जिनमें नुमाया किम जोंग उन हैं, शुमाली कोरिया से आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट हैं जिनको अलास्का समिट ने अच्छी खासी अहमियत देकर दोबारा से रेलेवेंट कर दिया आलमी सतह पर, और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ तो वहाँ पहुँच चुके हैं, उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ काफ़ी अरसे के बाद कदम रखे हुए हैं और काफ़ी तवक्कुआत हैं इस सूरत हाल में इंडिया को चाइना से। तो चाइना मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है और चाइना भी अच्छी तरह जानता है कि इस साल SCO समिट की क्या अहमियत है। सेठी साहब, अगर क्विकली मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो 2024 की निस्बत 2025 में सूरत हाल अच्छी खासी मुख्तलिफ है। इस साल ये इजलास हो रहा है, यूक्रेन जंग जब अपनी इंतहा को पहुँची है, अटैक्स हो रहे हैं और ऐसे में अमरीका मुसालहत की कोशिश करवा चुका है, जंग ख़त्म करवाने की कोशिश कर चुका है। गज़ा में नस्ल कुशी जारी है, जबकि साउथ एशिया में, एशिया पैसिफिक में सिक्योरिटी टेंशंस अपने अरूज पर हैं और ट्रंप की ट्रेड वॉर भी चल रही है। ये जितने मेंबर ममालिक हैं इनकी कोई ना कोई शिकायत ज़रूर है वाशिंगटन से। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, ये 3 रोज़ा ना सिर्फ समिट बल्कि उसके बाद विक्ट्री डे भी, जिसमें हथियारों से ज़्यादा सबकी तवज्जो शुमाली कोरिया के रहनुमा पर होगी, रशियन प्रेसिडेंट पर होगी, तो क्या टेक अवेज होंगे अब की बार? आयशा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले साल लो की था। उसकी वजह यह है कि ना ये रशिया वाला इशू था, यूक्रेन का इतना सीरियस कि सीज फायर और सेटलमेंट, और डोनाल्ड ट्रंप की आमदोरफ्त, और दूसरा ये कि इंडिया पिछले साल SCO नहीं गया था जी। और इस साल सबसे आगे है वो वहाँ पहुँचने में। और इस साल बहुत बड़ा इसको एक इवेंट बनाया जा रहा है जी। जिसकी वजह से जो तबसरे हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है और ये उसकी इब्तिदा है। और क्योंकि इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है और अब बाकी सारी दुनिया जो है एक्सेप्ट फॉर द वेस्ट वहाँ पहुँच रही है। 20 हेड्स ऑफ स्टेट पहुँचे हुए हैं और सब प्रेसिडेंट्स, 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स, मोस्टली प्रेसिडेंट्स, and it's being built as the beginning of a new global world order, a multilateral global world order led by China. अच्छा, इसकी इम्कान तो थे मगर बहुत से इश्यूज थे। एक तो ये जैसे जिक्र किया कि बहुत से ममालिक जो हैं जो कि इसमें शिरकत कर रहे हैं उनके आपस में इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस भी थे। दूसरा ये था कि ये कभी क्लियर ही नहीं था कि इसका मकसद क्या है SCO का। जब ये शुरू में ये बना था SCO तो उस वक्त SCO नहीं था, शंघाई 5 था। उसके अंदर रशिया, चाइना और 3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर थे बिकॉज उनके बॉर्डर्स लगते थे तीनों स्टेट्स के, रूस और चाइना के साथ, और सबके अपने बॉर्डर इश्यूज थे। तो शुरू तो ये उस तरीके से हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने इसको बढ़ाते गए और अब इस लेवल पे ले आए हैं कि ऐसे लगता है कि ये नेटो एक तरफ और दूसरी तरफ SCO। मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक इसका मिशन स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा कि इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है। वो और चाइना की लीडरशिप जो है, चाइना चाहता क्या है इसके साथ। तो अब स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, लोगों ने तबसरे करने शुरू कर दिए हैं कि ये SCO जितना मजबूत होगा उतना तजारत जो है वो डॉलर से हट के चाइनीज युआन में होगी। अभी एक खबर आई है कि इंडिया ने कह दिया है कि जी हमसे जिसने तजारत करनी है वो रुपए में तजारत करे। मुझे नहीं पता वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, हम डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करते एंड सो ऑन। तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। चाइना और रशिया तो कब से डेवलप कर रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए उसको, मगर अभी तक क्लियर नहीं है कि SCO के मिशन स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज बहुत बड़ा हो गया अब। और इसके अंदर शंघाई 5 से लेके SCO और अब कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी ऑब्जर्वर्स और वो भी आना चाहते हैं। एक तरफ से ये मसला है। दूसरी तरफ इसका मसला ये है कि क्या SCO और ब्रिक्स के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो भी
वो भी है, रशिया, चाइना, इंडिया, ये तीन बड़े जो हैं उधर भी हैं। और वहाँ इसके अलावा यू हैव साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। अच्छा, अब तो ब्रिक्स क्या करेगा और एससीओ क्या करेगा, और कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग होगी और कहाँ नहीं होगी। तो आई थिंक ये क्लैरिटी अब आनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अटैक किया, एससीओ को अभी तक नहीं अटैक किया। ब्रिक्स को अटैक किया बिकॉज वो समझता है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनेगा टू काउंटर द वेस्टर्न प्लेटफॉर्म ऑफ डॉलर एंड नेटो। तो और ब्रिक्स जो है उसके अंदर वो इट्स वहाँ लीडरशिप नहीं है चाइना की। वहाँ चाइना, रशिया, इंडिया सारे मोर और लेस इक्वल पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग ब्राजील, बहुत बड़ा मुल्क है, बिग जीडीपी। तो एक तो ये चीजें अभी सॉर्ट आउट होनी है। सो दूसरी चीज जो है वो ये है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा कू है कि ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। मगर एक फिर तीसरा मसला भी खड़ा हो गया जी, वो ये है कि आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको चाइना और रशिया एक्टिवेट कर रहे हैं और इंडिया जो है उसमें हामी भर रहा है। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां इंडिया, चाइना तीनों बैठे हुए और कुछ समझ नहीं आ रही कि तीनों के मकसद क्या है। अच्छा, चाइना और रशिया का तो समझ आती है कि वो इंडिया को अमेरिका से खींच के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द 6-7 बिग पावर्स। ग्रेट पावर नहीं है मगर बिग पावर तो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6-8% मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो रशिया से आगे चली जाएगी और इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया, ब्राजील से भी आगे निकल जाएगी। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टांस। मगर प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपियंस जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो अपने जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनको कहते हैं खत्म करें और यूरोप जो है इसको यूरोप बना दिया जाए। यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोप ही बना के एक मुल्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की बात होनी शुरू हो गई है वहाँ। उन्हें एहसास कमतरी हो गया कि यार हम तो अब बिल्कुल ही फारग हो गए हैं, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी घास नहीं डालता और हम खुद अपनी डिफेंस भी नहीं कर सकते। तो लेट्स गेट टुगेदर एंड डू समथिंग एंड बिकम अ पावर अगेन। और उधर जो है चाइना, रशिया, दे आर गोइंग अप। और तो आई थिंक इस किस्म की वलवला है, एक किस्म की टर्मोइल है इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अब बड़ा वाजे हो गया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू अमेरिका एंड द वेस्ट। और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएगी या टेंशंस आएंगे वो आपको भी आने शुरू हो गए, नजर आने शुरू हो गए। उसमें सबसे पहले इंडिया ने, जैसे कहते हैं, रैंक्स ब्रेक किए। इंडिया 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अमेरिका इज नॉट रिप्रेजेंटेड और इन सम वेज उसकी इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिका। मगर इसके अलावा इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरम तो में तो हिस्सा ले रहा है, मगर वो क्वाड के अंदर भी बैठा हुआ है। क्वाड इज मतलब एक क्वाड अमेरिका ने बनाया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, वो चाइना के खिलाफ है। उसकी बेसिक एम, मोटिवेशन है चाइना को कंट्रोल करना, उसको रोकना, और इन द साउथ चाइना सी एक्सेट्रा। अच्छा, इंडिया जो है वहाँ पार्टिसिपेशन इंडिया की जो है वो मतलब ल्यूकवार्म रही है, मतलब एक ना गर्म रही है ना ठंडी रही है भी और नहीं भी है, जैसे एससीओ के अंदर है भी और नहीं भी है। अब इंडिया को फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो कहाँ खड़ा होगा। इंडिया की कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ऑटोनोमस रहे, अमेरिका का मोहताज ना बने, किसी का मोहताज ना बने। और वो जो फलसफा है किसी का ना मोहताज बनना, वो तो चाइना, रशिया वगैरह इन सब इस ग्रुप का है फैसला कि हम किसी के मोहताज नहीं है और हम वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हर एक की सिक्योरिटी जो है वो हम सबकी मिलकर सिक्योरिटी है। ये सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी एट माय एक्सपेंस। इसके अंदर जितने लोग हैं वो चाइनीज फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी उसको करते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है, बाकी तो ठीक है, मगर इंडिया पाकिस्तान का कलेक्टिव सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो सम जीरो गेम नहीं है। इंडिया अगर कुछ करता है तो पाकिस्तान वापस करता है, तो इंडिया पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम इन दिस फिलॉसफी ऑफ चाइना। तो अगर इंडिया इस बात को मान जाए
जो चाइना की फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत पावरफुल ब्लॉक बन सकता है। मगर उसके लिए इंडिया एंड पाकिस्तान, इनके दरमियान तल्लुकात ठीक होने होंगे और कश्मीर का मामला जो है कहीं ना कहीं जाके सेटल होना पड़ेगा। फिर जाके इनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो चाइना की जो विजन है कि तजारत की जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए और सबकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए मिलजुल के। मगर अभी तो चाइना और इंडिया के मसले हैं वो तो अभी हल नहीं हुए। अभी फौरी तौर पे फैसला ये हुआ कि उनको पीछे कर दिया जाए। बात आगे बढ़ाएं तजारत की और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स की, और बाकी जो मसले हैं बॉर्डर इश्यूज है वो बाद में देखे जाएंगे। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने जब इंडिया के साथ बात की थी कश्मीर की, तो इसी किस्म का फॉर्मूला था। तो मेरा ख्याल है कि अभी SCO इज प्रेमेच्योर कि ये कोई फोर्स बनेगी। मगर ये जरूर है कि इंडिया ने पैगाम जो भेजा है वो अमेरिका को पैगाम भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुसूसन, कि तुम जो धमकियां दे रहे हो हमें, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम अपने रास्ता इख्तियार करेंगे। तुमने जो टैरिफ लगाने लगा के देख लो। तो मेरा ख्याल है ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये बेसिक जो है ना, इसका रिएक्शन जो है वो अब सारा यूरोप और ट्रंप के ऊपर आएगा कि वो अब क्या करेंगे, हाउ विल दे डील विद दिस इशू, बिकॉज इंडिया तो बागी हो गया है। उनका कैंप छोड़ गया, दूसरे कैंप में नहीं गया मगर उनका कैंप छोड़ गया। क्या ये वापस इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे, या डोनाल्ड ट्रंप सॉरी करके पीछे हट जाएगा और फिर इंडिया के साथ बात चल पड़ेगी। सबसे मुश्किल इस वक्त जो डिप्लोमेटिक गेम है उस पर अब इंडिया ने, हमने देखना है कि इंडिया क्या करेगा इस डिप्लोमेटिक गेम में। तो अभी इट्स प्रीमैच्योर टू से कि ये कोई बहुत बड़ा इवेंट है, मगर प्योरली फ्रॉम अ विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्टिक्स से ऐसे लगता है वाह ये कोई बड़ी जबरदस्त चीज बनने जा रही है। मगर इट्स टू प्रेमेच्योर, अभी ऐसी कोई चीज नहीं है, अभी तो ये सिग्नलिंग हो रही है सिर्फ। अच्छा, ये तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, लेकिन ऐसे में चाइना ये भी साबित कर रहा है कि वो दोस्तों दुश्मनों को एक मेज़ पर लाने की अहलियत रखता है। पॉपुलिस्ट रहनुमा भी आ रहे हैं, ऑटोक्रेट्स भी आ रहे हैं और सभी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और जहाँ सिग्नलिंग हो रही है वो भी आपने बताया कि कौन इसको बगौर देख रहा होगा। पीर को जब नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिल रहे होंगे तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद अपना रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं इस पर। लेकिन सेठी साहब, मॉस्को के लिए इसमें क्या है समिट में? अलास्का के बाद रूस एक बार फिर से रेलेवेंट हुआ और उसके बाद अब जो उनके ऊपर पाबंदियां भी हैं वो तियानजिन में भी खातिर में नहीं लाई जाएंगी, एतराज़ नहीं किया जा सकता। बट एशियाई शराकतदार कितने अहम हैं मॉस्को के लिए? देखिए, ये मॉस्को के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना कि इंडिया आ गया वहाँ, क्योंकि इस वक्त इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि वो रूस के ऊपर प्रेशर डाले। तो इसलिए इंडिया का आना वहाँ ये मतलब है कि रूस की ये इट्स ए विक्ट्री फॉर रशिया कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। तो आई थिंक फ्रॉम द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अहम है। मगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहाँ भी कोशिश है इनकी कि वहाँ भी ये तीनों इकट्ठे हो जाए और कम से कम अपने जो जॉइंट इंटरेस्ट है अगेंस्ट अमेरिका वो करें। मगर देखिए ना इंडिया की क्या प्रॉब्लम है, SCO के अंदर या ये SCO और ये ब्रिक्स के अंदर पैलेस्टाइन, इजराइल, अब लोगों ने इजराइल को ठीक ठाक कंडेम किया, जेनोसाइड ये इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने अपने तल्लुकात इजराइल के साथ बरकरार रखे। अगर किसी के तल्लुकात हैं इजराइल के साथ आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट्स इंडिया। बाकी सब जो है वो कंडेम कर रहे हैं, टर्की भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मगर इंडिया जो है वो उसने अपना एक न्यूट्रल सा स्टांस लिया हुआ है। अब किस हद तक SCO के अंदर या ब्रिक्स के अंदर जहां बाकी सारे कंडेम कर रहे हैं तो क्या होगा? इश्यू ये है कि SCO के अंदर कोई ऐसे फैसले नहीं हो सकते जो यूनानिमस ना हो। तो अगर कल कोई SCO वाले फैसला करते हैं कि हमने कुछ स्टेटमेंट देना है इजराइल के ऊपर या पैलेस्टाइन के ऊपर और उस स्टेटमेंट के अंदर इंडिया कहता नहीं हम नहीं इस पर साइन करेंगे, तो प्रॉब्लम बन जाता है ना। तो आई थिंक इंडिया का जाना भी इज अ गुड थिंग और दरार डालना या पूरा उतरना ना वहाँ, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई थिंक इंडिया की इस वक्त पोजीशन बड़ी एम्बिगुअस है। उनको मेरा ख्याल है इंडिया को खुद नहीं पता कि अब उन्होंने करना क्या है। अभी वो हाथ पैर मार रहे हैं और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हम ये किया है कि तू करके देख ले, हम जब हम हैं तो फिर ठीक है। वो इस किस्म की भी मेरा ख्याल है उनका फलसफा है। आई डोंट थिंक उन्होंने इसको सोचा डीपली। ये है मुमकिन है कि वो, क्योंकि अभी तक उनकी डिस्कशंस जारी हैं तजारत के बारे में, वो जो 25% जो पहला लगा है, नॉट द सेकंड 25%, तो उसके ऊपर अभी तक इनकी जो नेगोशिएशंस है वो चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया जो है वो इस वक्त मुश्किल हालात में है। अब देखते हैं इंडिया कैसे बैलेंस करता है सब चीजों को।
अच्छा, इससे पहले जब भी समिट हुए एससीओ के किसी भी लेवल के, चाहे फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल के थे, और बात हुई गजा की, इसराइल की, तो इसराइल की मजम्मत से इंडिया बाज रहा, जैसे आपने हवाला दिया। रशिया यूक्रेन वॉर की बात हुई तो रशिया की मजम्मत इंडिया ने नहीं की। इसके अलावा पहलगाम अटैक, ये जुलाई में जब ये इजलास हुआ तो पहलगाम अटैक के ऊपर चाहता था इंडिया के पाकिस्तान की मजम्मत की जाए, नाम लेकर बाकायदा उसमें एलामिया में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर इतफाक नहीं हो सका, तो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई थी। अब सिर्फ साहब ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो जाहिर है ये एक मुतबादिल सिस्टम की बात करेंगे, जो आलमी बालादस्ती है या इजारादारी है उसकी टक्कर की बात करेंगे कि उसके मुतबादिल निज़ाम क्या हो सकता है, मुतबादिल रूट्स क्या हो सकते हैं, करेंसी क्या हो सकती है, किसी एक हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। तो क्या समझते हैं आप कि जॉइंट स्टेटमेंट किस नौइयत की आ सकती है? ये मुमालिक मिल बैठकर क्या एक फैसला कर सकते हैं जो सलामती से बढ़कर हो? डिलीवरेबल्स क्या हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ज्यादा आप तवक्को करेंगे कोई बहुत अर्थ शैटरिंग किस्म का स्टेटमेंट आएगा वहां से। जस्ट बिकॉज इंडिया वहां चला गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे यूनाइटेड हो गए हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट आने वाला है वहां से। मेरा नहीं ख्याल, बड़ा सोच समझ के वो स्टेटमेंट आएगा। इनकी कोशिश ये होगी कि सारे साइन ऑफ करें, कोई उस पर डिसएग्रीमेंट ना हो। मगर इंडिया इस वक्त तैयार नहीं है यूक्रेन के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए और इसराइल के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां वो किनारा कर देंगे और जनरल बातें करेंगे, और इसकी ऑप्टिक्स के ऊपर ही ज्यादा जोर होगा। उधर ब्रिक्स के अंदर जो कि ज्यादा इकोनॉमिक फोरम, वहां ये हो सकता है कि वहाँ बिकॉज वहाँ पैलेस्टाइन एंड यूक्रेन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डॉलर को की करेंसी को चैलेंज करना, बैंकिंग सिस्टम को करना, इंडिपेंडेंट, दैट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रिक्स। तो मेरा ख्याल है यहाँ ये अभी कोशिश होगी कि ये ओवरलैप ना हो, वो अपना काम करें, ये अपना काम करें। ये ज्यादा एससीओ जो है ना, आई थिंक ये ज्यादा ऑप्टिक्स के लिए है। और ऐसे मौके पर हथियारों की नुमाइश, उसके लिए विक्ट्री डे का एहतमाम, उस मौके पर आलमी रहनुमाओं का मौजूद होना, ये क्या मैसेजिंग करेगा? नहीं, कोई खास मैसेजिंग नहीं है, बस वो ये कहना कि अब सारे आ ही गए हैं। इंडिया का जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और चाइना के अंदर वेरी बिग थिंग, एंड देन ऑफ कोर्स विक्ट्री परेड, कोरिया के प्रेसिडेंट का आना। आई थिंक ये बेसिकली बताया जा रहा है कि देखें, जब हम हैं तो फिर देखा जाएगा आपको, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और ये शो ऑफ यूनिटी इन शो ऑफ फोर्स हो रही है। मगर इसके कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस अभी मुझे नजर नहीं आ रहे, बिकॉज अभी तो वन साइडेड आप देख रहे हैं ना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और यूरोप की तरफ से रिएक्शंस आने हैं। अभी मैं देख रहा था कि यूरोपियंस जो है वो टफ हो रहे हैं, वो कह ईरान को कह रहे हैं कि आप मान जाए इंस्पेक्शंस और ये और वो। उधर ईरान जो है वो कहता है हम प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलना चाहते हैं। इसका मतलब है वो तो ये धमकी दे रहे हैं कि हम बम बनाएंगे भी और टेस्ट भी करेंगे तो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। तो वहां भी तो टेंशंस बढ़ती जा रही है बिटवीन द वेस्ट एंड ईरान। तो मैं समझता हूँ कि ये दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर आर गोइंग टू बी वेरी टफ। बहुत टेंशन पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नजर आएंगे। ये यूक्रेन वाली चीज बड़ी सीरियस है, और इसी तरीके के साथ इंडिया पाकिस्तान इज आल्सो वेरी सीरियस, एंड ये मुझे दोनों की नजर नहीं आता कि शॉर्ट टर्म में कोई रेजोल्यूशन नजर आएगी आपको। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिन ब दिन वो ज्यादा इररिलेवेंट होता जाएगा, और ये उसका जो एजेंडा है वो फेल हो रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा। और इसका ये मतलब है कि वो अग्रेसिव और होता जाएगा। अब देखिए ना, डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप पहले से कमजोर हो गए हैं। अब पहली दफा अब वहां की जो जुडिशरी है उसने कहा कि ये जो तुमने टैरिफ लगा रहे हो तुम्हारे पास पावर ही नहीं है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा शिक जो इस्तेमाल कर रहे हो वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं ये तो कांग्रेस ही फैसला करती है, आप नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। तो वहां एक कोर्ट ने तो रोक दिया है सारा, मगर उन्होंने स्टे ले ली है और अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कोर्ट था इसमें ज्यादातर जो थे वो उसमें मेरा 11 लोग थे, बेंच था जिसमें से सिर्फ 3 वो थे जो रिपब्लिकन्स ने लगाए थे। तो वहाँ डेमोक्रेट्स की जो मेजॉरिटी थी द जजेस, तो वो यही थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के और रिपब्लिकन्स के खिलाफ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस जो हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स के लगाए हुए हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया कि डोनाल्ड ट्रंप
ये काम जो कर रहे हैं ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कांग्रेस का हक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप जाएं कांग्रेस के पास, वहां जाके कानून पास करें अपने आप को पावर्स देने के लिए, तो कर सकता है बिकॉज मेजोरिटी है। अब मगर वो जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल, और अगले साल लाइकलीहुड यही है कि रिपब्लिकन जो है वो अपनी मेजोरिटी उनकी कांग्रेस के अंदर नहीं रहेगी, डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी हो जाएगी। लग ऐसी रहा है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल ओपिनियन भी अपने खिलाफ किया हुआ है, यूरोपियन ओपिनियन भी अपने खिलाफ किया हुआ है, चाइना रशिया भी अपने खिलाफ किए हुए, अब इंडिया भी अपने खिलाफ कर लिया है। ऊपर से वो उसने जुडिशरी जो है वहां की वो भी इसके खिलाफ होती जा रही है। एंड आई थिंक फाइनली ये जो उसके जो एजेंडा है टेरिफ्स का, वो इट्स नॉट वर्किंग। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप कमजोर होगा गोइंग फॉरवर्ड। राइट, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे अमेरिकी अपील्स कोर्ट के इस फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने अपनी उम्मीदें लगा ली हैं और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही अमेरिका को अजीम बनाने के इस मकसद में उनका साथ देगी। बहरहाल आलमी मंजरनामा में होने वाले समिट के असरात क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक का क्या ताल्लुक है, क्या मफादात इसमें पोशीदा हैं, आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब सवाल शामिल करेंगे आपके मुल्तान से हारिस अजहर, क्या जानना चाहते हैं? आप सेठी साहब क्या नहीं समझते कि वो जो डैम हमारे यहाँ कालाबाग का बना और वो सियासत की नजर हुआ कंट्रोवर्शियल बना, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम ऑन द कंट्रोवर्शियल एंड कॉम्प्रोमाइज थिंग्स, तो यानी हम वाटर रिजर्वायर्स की तरफ जाते हैं छोटे छोटे, ताकि हम अपने पानी को स्टोर कर सकें और लेटर ऑन जब हमें जरूरत पड़ती है और बारिशें नहीं हो रही हैं या कोई चीज नहीं हो रही है, तो हम इसी पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जमीनों को सैराब करने के लिए। हाँ जी, ये सवाल है रेजर्वॉयर्स, डैम्स। अभी एक डिबेट भी चल रही है, एक साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमें डैम्स की और रेजर्वॉयर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी बहुत है हमारे पास और सिस्टम की ज़रूरत है, सब सॉइल के अंदर पानी है और उसको निकालने की ज़रूरत है और उसके साथ इरिगेशन की ज़रूरत है। हमें फिक्र की ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत है हमारे पास, सिर्फ उसको निकालने की ज़रूरत है और उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। अच्छा, एक तरफ तो ये बात चल रही है कि रिवर बेड के साथ जो एरिया है वहाँ एक्वाफायर, वो पानी जो है मिल वहाँ है पानी, वहाँ से पानी निकाला जाए और कैनाल्स के ज़रिए दिया जाए और हमें रिजर्वायर्स की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वायर ज़मीन के नीचे है, वो ऑलरेडी है, उनको टैप करना है। अच्छा, दूसरी तरफ दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है? जाहिर है कि ये सिर्फ हमारे रिवर्स के साथ तो नहीं है, हर जगह पे फिर ऐसे ही है कि रिजर्वायर्स हैं पानी के अंडरनीथ द रिवर बेड एंड इन द सराउंडिंग एरियाज, क्योंकि वो सीप करके पानी जो है वहाँ है। तो व्हाई इज इट, क्यों दुनिया जो है वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके क्यों नहीं निकालती, क्यों रिजर्वायर्स और डैम्स बनाती है? फिर चाइना के अंदर 1 लाख से ज्यादा डैम्स हैं, मेरे ख्याल इंडिया के अंदर भी 5,000 से ज्यादा बड़े डैम्स हैं और रिजर्वायर्स में ऐड कर लें तो वो तो 20,000 से भी ऊपर चले जाते हैं। डैम्स बनते हैं एक पानी को स्टोर करने के लिए, एक बिजली बनाने के लिए, दीज आर द 2 रीजंस, और फिर पानी की फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कि जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है नीचे तो खोल देते हैं उनको, जो पानी वहाँ होता है वो चला जाता है और वो डिप्लीट हो जाते हैं। जब बारिशें होती हैं तो वो पानी वहाँ स्टोरेज हो जाती है और नीचे रोक देते हैं पानी जाने से, वहाँ उसको भर लेते हैं। तो इस किस्म के रीजंस होते हैं फॉर डैम्स। इसीलिए लोग अभी भी दुनिया जो है इट्स इन फेवर ऑफ डैम्स, बिकॉज उसके साथ रिजर्वायर भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है और रेगुलेशन भी हो जाती है पानी की। तो ये कहना कि जी दुनिया बेवकूफ है, दुनिया जो डैम्स बना रही है उनको पता नहीं है कि जो असली रिजर्वायर है वो तो नीचे है, वहां से लेना चाहिए। अच्छा, आजकल डिबेट इसलिए ये शुरू हो गई है कि ये डिबेट नहीं हो रही कि पानी हमें जरूरत है और पानी कहाँ से आएगा, अभी तो डिबेट ही हो रही है ये फ्लड क्यों हो रहे हैं। पानी को रोकने की डिबेट हो रही है, पानी को निकालने की डिबेट नहीं हो रही। तो ये जो डिस्कशन शुरू हो गई है कि जी वो हमें डैम्स की जरूरत नहीं है, इट्स इररिलेवेंट। ये डिस्कशन, ये वक्त नहीं है इस डिस्कशन का कि आपको डैम्स चाहिए या रिजर्वायर चाहिए कि नहीं। वो तो पानी अगर आपको चाहिए उसकी जरूरत है ना, तो फिर ये तो उस वक्त बात होती है। आजकल जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जी अगर आपके पास रिजर्वायर्स होते हैं तो
अब खाली हुए हुए होते हैं और ये बारिशें हो रही हैं और पानी पीछे से आ रहे हैं, रेले आ रहे हैं, तो वो रिजर्वायर्स के अंदर पानी स्टोरेज हो जाती। अगर पाकिस्तान के अंदर 20,000 या 10,000 रिजर्वायर्स बन जाए तो ये सारा पानी जो समुद्र को जा रहा है और जो फ्लडिंग हो रही है आप वहां स्टोर कर सकते हैं। मैं आज सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को जी। मैं तो हंस हंस के मर गया। समझ नहीं आ रही थी ख्वाजा साहब मजाक कर रहे हैं या संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि लोगों को चाहिए, पानी तो बड़ा प्रेशस होता है, अपने घरों में ले जाए इस पानी को और बाल्टियां भर के रख लें और टब्स के अंदर संभाल के रखें इस पानी को। अब पता नहीं, आई डोंट नो, सुना आपने ये क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी बता रहे थे वो? हाँ जी, वो पॉजिटिव पहलू। और लोग मरदे पे ने, वो कहते पे तुसी वो पानी भी डुबदे पे ने, वो कहते नहीं तू डुबो ना, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ बाल्टियां पा। अच्छा आई थिंक, पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद मजाक कर रहे थे, मगर ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का और इस किस्म की बात करने का। बड़ी बेदर्दी और लगता है कि कम्प्लीटली ओब्लिवियस कि जी जो दुख है अवाम का। तो अच्छा, बहरहाल ये सियासतदानों का हम क्या कह सकते हैं, फजूल बातें भी बड़ी कर जाते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इस वक्त इशू ये है कि अगर आपके पास डैम्स होते तो आप रेगुलेट कर सकते थे पानी की फ्लो को, मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 दरिया हैं जो इस वक्त फ्लड में हैं, ये आते हैं, ये वो दरिया है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया के पास जी। इंडिया का इसके ऊपर पूरा हक है कि वो जो मर्जी चाहे अपना पानी जितना चाहे रोक ले। हम तो हमेशा उसको कहते थे कि थोड़ा बहुत पानी आने दिया करे, मगर वो ये अंडर द ट्रीटी उनका हक है। तो वो अब उनके पास सारे रिजर्वर भर गए, उनके वहां भी फ्लडिंग शुरू हो गई है, उन्होंने अपनी फ्लडिंग रोकने के लिए पानी खोल दिया, वो उनका हक है, इट्स नॉट अ बिग डील। और साथ आपको बता दिया कि जी हम नहीं रोक सकते, वो आ रहा है पानी, आप देख लें। तो बात ये है कि अगर हमारे पास रिजर्वर्स होते तो ये जो पानी, इन दरियाओं का पानी जो है, ये ड्यूरिंग फ्लड सीजन वो सारे रिजर्वर्स हमारे भर जाते एंड सारा साल हमें वहां से पानी मिलता। जहां तक ये कालाबाग डैम की जो बात हो रही है, कालाबाग डैम तो इंडस रिवर के ऊपर है, हमें वहां कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं। हमारे जो पहले भी डैम्स हैं दे आर सफिशिएंट फॉर व्हाट वी नीड। प्रॉब्लम क्या हुआ है विद मंगला एंड सेतरबेला? वो ये हुआ है कि पुराने हो गए ना यार। डैम की जिंदगी होती है 30 साल, उसके बाद मेजर रिपेयर्स की जरूरत पड़ जाती है। हमारे डैम्स जो है वो सिल्ट हो गए। अगर उनकी गहराई 100 फुट थी तो अब उनकी गहराई सिर्फ 40 फुट रह गई है या 50 फुट रह गई है, और वो वहां नीचे उनका जो सिल्टिंग हो गई है वहां, जैसे कैनाल्स भी नहीं होती है आपकी जी। कि वो हर साल या 2 साल वो पूरा एक एजेंडा होता है कि जी कैनाल्स को पानी बंद करके और रेत जो है उसको निकाला जाए, हाँ सफाई। तो डैम्स की भी जरूरत पड़ जाती है, मगर वो काफी बड़ा प्रोसेस होता है और वो हर साल नहीं किया जा सकता, बिकॉज डैम के अंदर सारा वक्त पानी होता है और वो पानी आप सारा वक्त आपको जरूरत होती है उस पानी की, तो वहीं से आप पानी लेते हैं अपनी कैनाल्स के लिए। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो दोनों डैम्स पुराने हो गए ना। मंगला तो 60s में बना था। अच्छा, तो और जो कालाबाग है वो उसका ताल्लुक इन फ्लड्स के साथ नहीं है। इंडस जो है वो मैनेज हो रहा है। अभी ये प्रॉब्लम आया है इन 3 दरियाओं का, तो इसलिए ये डिबेट जो है इट्स मीनिंगलेस एट दिस टाइम कि जी वो एक्वाफायर जो है नीचे जो पानी है उसको कैसे लिया जाए। हाँ लिया जा सकता है, फिर उसके लिए कैनाल्स और आपको बनानी पड़ेगी, बना लें, वो साथ साथ आप चलाएं ताकि जिस वक्त पानी की जरूरत होती है समर मंथ्स में या विंटर मंथ्स में, जब भी आपको जरूरत होती है तो आप वो पानी को टैप कर सकें। और छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स भी किए जा सकते हैं। मगर यहाँ तो हाल ये है आयशा के बादशाह डैम जो बेनजीर मोहतरमा के जमाने की हम सुन रहे हैं, वो बड़ी कीन थी बादशाह के ऊपर, हमेशा बात करती थी कि बादशाह बनाना है, बादशाह बनाना है, मगर वो दिन और आज का दिन 30-35 साल हो गए बादशाह नहीं बना। पता नहीं इसके ऊपर तो साकिब निसार ने पता नहीं कितने पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे इमरान खान ने ड्रामा करके कि जरा हम बादशाह डैम बना रहे हैं, सब ड्रामा, सब झूठ फरेब। पता नहीं कितने साल और लगेंगे और कॉस्ट्स कहाँ के कहाँ पहुंच गए। अब कहते हैं 30 में जाके होगा। शुरू होता है $8 बिलियन का प्रोजेक्ट और बन जाता है 20 का, बिकॉज डिलेज होती हैं और कॉस्ट्स कीप राइजिंग। तो पाकिस्तान हैज नेवर बीन सीरियस अबाउट दिस। उसकी वजह ये भी पूछ लीजिए। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ना, वो है पॉलिटिक्स ऑफ 3 years और 2 years। जो हुकूमत से सिविलियन हुकूमत आती है वो कहती है अब तो 2 साल है, तीसरे साल हम निकाले जाएंगे और कोई लंबे चौड़े सोचने की जरूरत नहीं है।
डैम बनाने जाएंगे, सारे पैसे डैम पे लग जाएंगे, डैम 10 साल लगेंगे बनने में, और बीच में से हमारी छुट्टी हो जाएगी और लोग कहेंगे आपने किया क्या। तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म पे जाते हैं। आप देखिए ना, मरीम बीबी जो भी इकदाम कर रही हैं, शॉर्ट टर्म इकदाम कर रही हैं, लैपटॉप्स दे रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, जो स्कीमें बना रही हैं वो शॉर्ट टर्म स्कीमें हैं, जल्दी जल्दी हो जाए, कुछ नजर आ जाए कि लोगों को कुछ मिल गया है। लॉन्ग टर्म तो एक प्लानिंग के तहत होती है। अच्छा, अब फौजी जब आते हैं तो 10-10 साल रह जाते हैं, मगर अब जब अयूब खान आए तो उन्होंने एक डैम बना दिया। मुशर्रफ साहब, इनके पास बड़ा मौका था, इन्होंने कुछ नहीं किया। जियाउल हक ने कुछ नहीं किया। तो मतलब है वो 10-10 साल रह गए। हो सकता है उनका ख्याल था कि पता नहीं 10 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कि ये डैम शैम क्या बनाने हैं। एक तो वो इस्लामाइजेशन में अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए उधर शुरू हो गए, और दूसरे साहब जो थे वो उन्होंने सोचा इंडिया के साथ ही कोई बातचीत चला लेते हैं एंड सो ऑन। तो बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ, कोई इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है सिविलियन, वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करती है, अगली आती है उसको रोक देती है, वो कहती है नहीं नहीं ये ठीक नहीं। यहाँ तक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे कि इसका नाम चेंज कर दे जी, इमरान खान ने आया इसका नाम चेंज कर दे, वो नून लीग वाले आए उनका नाम चेंज कर दे, ये बेनजीर के नाम पे क्यों है। फिर सोचा कि नहीं नहीं रहने दे लो, अब अलायंस भी हो गया, छोड़े। तो यहाँ तो ये हालात है हमारे। कोई स्टेबिलिटी हो मुल्क के अंदर, कोई कंटिन्यूटी हो, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, कोई मलकियत ले, नेशनल लेवल पे मलकियत लें कुछ प्रोजेक्ट्स की, कि जी अगली हुकूमत भी जो भी आएगी ये कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है कि इसको खत्म करना है। ये बातें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए कि जी ये अपने एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, सारा मुल्क वी आर ऑन बोर्ड, अगली हुकूमत जिसकी भी आएगी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए डाल दिया जाए कि ये इसको छेड़ेंगे नहीं एंड सो। ये तो करते कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लोग पूछते हैं डैम्स क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। यहाँ जो हुकूमत आती है वो शॉर्ट टर्म इकदाम करती है, लॉन्ग टर्म का तो सोचती कोई नहीं है। और जो तारीख हमें यही बताती है कि कोई सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो मर के 5 साल काटती है, और आखिरी 2 साल जो है उसकी काफी उसको पिटाई हो रही होती है, कभी इधर से कभी उधर से, और लोग कह रहे होते हैं निकालो इसको, साजिश करके निकालो जी, और वो बेचारी अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती। तो उसने लॉन्ग टर्म क्या सोचना है उसने। तो ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। मर के भी 5 साल पूरे हों तो वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपने बताया वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाते हैं जी। डायग्नोसिस क्या है मसाइल का, ज़ाहिर है मुख्तसर सियासी मुद्दत होती है, तो मुख्तसर सियासी मफादात में मसाइल और ऐसे बड़े बड़े मंसूबे भेंट चढ़ जाते हैं आपके निज़ाम के। हारिस, आपको आपके सवाल का जवाब मिला, मज़ीद सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, इंडियन मीडिया की खुसूसन एससीओ समिट पे काफ़ी निगाहें हैं, लेकिन ऐसे में इंडियन मीडिया ही ये रिपोर्ट कर रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस साल के आखिर में क्वाड समिट के लिए इंडिया विजिट का कोई इरादा नहीं रखते। 4 बार उनकी कॉल्स नहीं उठाई नरेंद्र मोदी जी ने, और आपने ये कहा था एक एनालिसिस में कि क्वाड जो है अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, वो फारिग हो जाएगा, ये इत्तेहाद नहीं रहेगा। अब इस नौइयत की खबरों के बाद आप क्या समझते हैं? क्वाड जो है वो अब क्या करेंगे। देखिए, क्वाड बना था कि चाइना को टाइट करने के लिए, और उसके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हो रही थी इंडियन ओशन में, दे वर ऑल गेयर्ड इन अ मिलिट्री सेंस, क्योंकि अमेरिका चाइना को ये धमकी दे रहा था कि तुमने अगर ताइवान लेने की कोशिश की तो फिर हम पड़ जाएंगे सारे तुम्हें। और ये सारा अमेरिकन पॉलिसी जो है रिलेटेड टू दैट वन चाइना पॉलिसी। वो कहते हैं ताइवान हमारा, ये कहते हैं आप मत लेने की कोशिश करें मिलिटरीली। तो उसके लिए क्वाड शॉट बनाया था, बिकॉज वहाँ जापान भी इनसिक्योर फील कर रहा है, जैसे नेटो वाले इनसिक्योर फील कर रहे हैं फ्रॉम रशिया कि जी ये तो रशियन एम्बिशंस हैं, ये आज यूक्रेन में कल ही और आगे आ जाएंगे, ये वो वाला। इसी तरीके के साथ जापान भी इनसिक्योर है, और वो इनसिक्योरिटी यही है उनकी कि जी क्यों ये चाइना जो है पहले ताइवान ले लेगा, उसके बाद फिर हमारी तरफ नजर डालेगा। तो लोग वो पुराने जो एटीट्यूड्स है ना कि बिग पावर्स करते क्या हैं और वॉर्स कैसे शुरू होते हैं और टेरिटरी इज इम्पोर्टेंट, तो वो सोच के बेसिस के ऊपर ये चीजें सारी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आर्किटेक्चर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का, सिक्योरिटी का बना था। मगर चाइना ने तो अनाउंस कर दिया ना कि वी आर अगेंस्ट दैट। वो तो बिल्कुल वो पूरा जो आर्किटेक्चर है कहते हैं उसके खिलाफ है, मगर अभी वेस्ट जो है वो तैयार नहीं है उसको यकीन करने के लिए, तो अभी भी वो पुराने घोड़े के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये क्वाड भी उसी खाते में बनाया था, मगर इंडिया हमेशा क्वाड के अंदर मतलब ड्यूबियस था, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करता था, बिकॉज उन्हें पता था कि वो रीजन जिस रीजन में बैठे हैं
वहां अगर उनके साथ चाइना के साथ गड़बड़ हो गई कहीं तो, और इन्होंने जो अमेरिका का साइड ले ली, तो जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना तो खा जाएगा इंडिया। वो तो जिस दिन चाहेगा वो पूरी एक प्रोविंस उठा के ले जाएगा इनकी, इनको पता भी नहीं चलना। जो 1962 में हुआ तो उससे भी बुरा होगा इस दफा। चाइना तो बहुत बहुत एडवांस हो गया, इंडिया इज नॉट अ मैच फॉर चाइना। तो अब इस किस्म की सिचुएशन है, तो इंडिया बड़ा केयरफुल था। तो अब वो समझ आ रही है ना कि क्वाड भी पहले भी फुस था और अब भी फुस ही है। वहां सिर्फ वो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है ना, वो फाइव आइज, वो ठीक है, इंटेलिजेंस सोर्सेज, मगर चाइना के खास महाज बनाना जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खड़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया का कोई थ्रेट नहीं है फ्रॉम चाइना। ये तो अमेरिकनों ने धमकियां दे के इकट्ठा कर लिया है सबको। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल दे आर रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑन चाइना एंड एक्टिंग एज अ ब्लॉक अगेंस्ट चाइना। अब तो जिस किस्म की चाइना ने जो डिस्प्ले किया है और वो जो परेड होने जा रही है, आप भी बता रहे थे कि 3 सितंबर को विक्ट्री डे, हाँ जी, 3 विक्ट्री डे पे पता नहीं क्या क्या वो दिखाएंगे दुनिया को कि हमारे पास ये मिसाइल्स हैं, ये जहाज है, ये तोपे हैं, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है। वो तो एक पूरा डिस्प्ले भी दिखाएंगे आपको कि हमारी सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं है हमारे ब्लॉक की, वी ऑल्सो हैव मिलिट्री पावर। और चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले उन्होंने पाकिस्तान के जरिए आपको दिखा दिया है कि वो कहाँ है उनकी टेक्नोलॉजी। ऊपर से एआई की भी उन्होंने दिखा दी आपको, सैटेलाइट्स उनके पता नहीं हजारों की तादाद में उन्होंने चढ़ा दिए ऊपर। ऊपर से उन्होंने एम्फिबियस वेसिकल्स, जो टैंक्स जो है उनको पानी पे चढ़ा दिए। वो क्या क्या कर रहे हैं वो, और सिर्फ, और आप जो हैं आप वे बिहाइंड। आप वो अभी भी एक स्टेल्थ फाइटर लेके बैठे हुए। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो 5.5 पे चली गई है, यहाँ तो 4.5 से ऊपर फ्रांस नहीं गया। तो आई थिंक ये the West has lost this balance। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आप देख लें, आप जो टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स हैं, चाइना ने जो ये डीप सीक ऐप बनाई है, इट्स 10 टाइम्स बेटर देन चैट जीपीटी, इवन ग्रॉक। तो इसलिए चाइना इज अनदर वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल है वेस्ट हैज लॉस्ट दिस बैटल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अभी पूरा वो हैंगओवर है ना, डॉलर स्ट्रांग है, वेस्टर्न इकोनॉमीज मिलके दे स्टिल कंट्रोल लॉट ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, एंड वो एक कॉलोनियल हैंगओवर भी है कि वी वर वंस रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। मगर ये सारा जो है ना अगले 3-4 साल में आप देखिएगा नजर आना शुरू हो जाएगा, द होल टिल्ट अवे फ्रॉम the old architecture into a new architecture। मगर कॉन्फ्लिक्ट होगी। कभी भी इतने बड़ी पैमाने पे ग्लोबल चेंजेस नहीं होते विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट वॉर और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि पुतिन को अलास्का बुला के रेड कारपेट दिखा के ऊपर से जहाज चढ़ा के उसको दिखा के वेलकम करके जप्पी पाल के चुम्मी लेके तो वो जड़ा पुतिन ने उन्हें सेट कर लेगा। पुतिन पुराना घोड़ा है, पुतिन ने वो भी कर लिया और जाके अपना काम करता, अटैक करता यूक्रेन। तो वो तो दे आर हार्ड नोज्ड कॉमिसार्स, पुराने कौमी लोग ने, वो सब समझते हैं इन चीजों को। तो आई थिंक ये जो अलायंस बन रहे हैं अब, आई थिंक अमेरिका एंड द वेस्ट विल फाइंड आउट सूनर और लेटर their hegemony, their supremacy finished or is about to get finished in the next 5-10 years। हाँ, हैंगओवर जो है उसका इलाज चाइनीज़ ड्रैगन खामोशी के साथ कर रहा है। जहाँ डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं या खलबली मची है, वहाँ चाइना स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर में किस किस की फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट है। 1 हफ्ते के दौरान जब ये विक्ट्री परेड हो जाएगी और ये समिट हो जाएगा तो उसके जो आउटलाइंस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन अब तक की पेशरफ्त क्या है आपने जाना, आपके जहनों में होंगे तो बहुत से सवाल इस नंबर पर भेजे जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।